यूट्यूब के सोनांचली कार्नर चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। पिछले वाचन में आप उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड एक के भाग एक और दो का वाचन सुन चुके हैं। आज के क्रम में आप सुनेंगे खंड एक के भाग तीन, चार और पांच का वाचन। सबसे पहले सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड एक के भाग तीन का वाचन। कार्तिक की बुवाई शुरू हो गई। घर घर में बुवाई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका दुआर संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवा कर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके साथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना, और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर द्वार दोनों की देख रेख में ओंकार टंग गया। निरोग रहने पर काका दुआर के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुवाई के ऐन मौके पर वह बीमार क्या पड़े। ओंकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैरबिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रह जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। कहा है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे। चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा? चाची कुछ कड़ी हो कहने लगी। आगे नाथ न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रड़ती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन यह आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची बोली, बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो। रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गईं और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरी के हकदार हो। इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलकहरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो, तिलकहरू तो द्वार खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे थोड़े ही देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छांव है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोगी की अगली फेंक पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे
बने दीपासक्ति के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर उमरी में बरोबर बाड़े, केहू नईखा लौकत मझोल हायरे जियरा। दशरथ के अलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लगी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन माज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमच दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ एकदम से रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भर भरा कर उठ गईं। अरे, एकदम से आनहर होका। पातर लग्गी है, लचक गई, सध न सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था का? फाट का फेटा कमर में लपेटे, फुप्ती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंक दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोगी में लगी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंक की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, वैद्य जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो वैद्य जी हैं, लेकिन घर किस टोल में है? है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक घना पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर की राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से ले जाना है। अगर यहीं साथ चलती तो? चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हाँ, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपनी जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर नहीं मिलेगा। न हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई जरूरत नहीं है। नाव कोई चोरी थोड़ी ही हो जाएगी, कहीं पानी में न बह जाए, इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैरकर पकड़ना पड़ेगा। यहां किनारे पर बांधने लायक कोई पेड़ या खूट भी नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओठों गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरियाकर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकी। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गए। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वह पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए।
थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई, सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने से वह सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय की कौन जाने। और वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नासिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दवा बीरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकाने में आ गए, चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहां से आवेगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हो वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता, और चौथे दिन फिर आने को कहकर वह घर चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखेन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधानुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वह दौरा कर लेते थे। वह एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल मात के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर कर देते। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था। पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव गांव में वर की तलाश किया करते थे। ओंकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इसी बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 3 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए खंड 1 के भाग 4 का वाचन। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सुनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पी कर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम धूप भरी रहती।
जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बरबिटोर यहीं होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, बैदवा बेवकूफ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताक कर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइयां हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले, तेरे बाप ने कोड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी। अनिरुद्ध फिर बोला, गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपए की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े पास आकर बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं वैद्य जी। वहीं तो मांगने आज आया हूं, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा, अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे। अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं। रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए। अनिरुद्ध फिर बोला, अरे अनिरुद्धवा, बकबक मत कर, नहीं तो देखता है या डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल। काका बोले, सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी। वैद्य जी बोले, आप सुनाइए। काका बोले, हमारी आप सुनेंगे। वैद्य जी ने प्रश्न किया, आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से काम नहीं बनेगा, जो कहूं उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, अब मुंह तो खोलिए, हमें अपना ओंकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। आ रहा है जोर। बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले, जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साध के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए। तो हो जाए बरीक्षा, लगे हाथ, फिर तिलक में भी खाने को मिले। चटमंगनी पट बिया। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरच्छा कर दूं। हो जाए हो जाए। ददुआ कहने लगे, शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चला हो रामाजोर। ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले। वैद्य जी ने 51 रुपए से ओंकार की बरच्छा कर दी। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 4 का वाचन। अब लीजिए सुनिए खंड 1 के भाग 5 का वाचन। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भयवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था, मुंह फट, लेकिन उसको बिना 2-4 गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओंकार के तिलक के दिन
काका के घर न जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कर आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर के गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वाले को चारों ओर से घिरकर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भयवेदी थी, उसके घर खाने का न्योता तो गया ही। जिसके साथ न थी, जिसके साथ न भी थी, काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी घर जनवा अर्थात घर पीछे एक व्यक्ति का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते ही द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटें और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गईं। काका को धुसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले मुनेसर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, रामकृपाल, सुभा सभी अतिथियों के आदर सत्कार में जुट गए थे। तिलक में वैद्य जी ने नगद 1,000 रुपए, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांव में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट, बाजे और धुधके की आवाज से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को सामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद सामियाने में महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए सहबाले की भी बुलाहट हुई। सहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन सामियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो भी उसकी आंख न खुली। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़वे में से सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थीं। नींद में अरसाए चंदन को झकझोर झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओंकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पेट टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओंकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की वहां टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूं। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसने छप से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना, गुंजा फिर बोली। बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरफ फर फर उड़ती है। चिन्ह लो बबुआ, यह तुम्हारी साली है गुंजा। नाउन बोली। अब की ओंकार ने गुंजा को चिन्हने की नजरों से देखा तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। गांव में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओंकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली,
अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगा, यहां नहीं। चलो पहले कोहबर पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे पीछे ओंकार, उसके पीछे रूपा कोहबर की घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओंकार को भी रुक जाना पड़ा। ओंकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की ओर ओंकार ने ताका तो बोली, यह कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे ही नहीं लागने पाओगे, यहां द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओंकार ने गुंजा की ओर फिर देखा तो बोली, पढ़े लिखे तो हो, कोई दोहा सवैया या कविता सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहां दामाद को रुपए देती है। बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओंकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओंकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की। बहिरे हो क्या पहुना, या अपनी बहन की याद आ रही है? हम क्यों अपनी बहन को याद करें, हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं। चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फब्बारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है यह लड़का। दो तीन लड़कियां बोली, तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, अब तुम बोलो। गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले यह पता नहीं लगाया था? चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा? तुम्हारा ब्याह अभी नहीं हुआ है, तुम ही पढ़ दो। गुंजा बोली। पढ़ दो बचवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली। जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बर कन्या ने विवाह के पहले ही एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओंकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओंकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और सहबाला? सहबाला कुछ नहीं पढ़ेगा। चंदन बोला। पढ़ना पड़ेगा। गुंजा अकड़ अकड़ बोली। तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो, और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं कम थोड़े ही हूं। हमारे कहने से दुआर पढ़ो। एक अंगुली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए लो, चलो घर में। गुंजा छोड़ दुआर, देर हो रही है। गुंजा की मां बोली। देखा, रुपए तो चट से ले लिए। गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओंकार, चंदन, रूपा, कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे भरे पल्लव, और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ, और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थी। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। क्योंकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थी। कलश के सामने ओंकार के बाईं ओर रूपा और दाईं ओर चंदन बैठे। इन तीनों को घेर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो। पंडिताइन के साथ प्रौढ़ स्त्रियां भी बाहर निकल गईं। रह गईं गुंजा की सखियां और अगल बगल के घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यही है नाव वाले, हमें याद है। गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप, बोलने वाली लड़की ने आंचल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओंकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली, पहुना, यह पूजा की सुपारी है, इसे मुंह में रख लो।
ओंकार गुंजा की हथेली से सुपारी ले अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में यह सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? यह कोहबर की रस्म है। गुंजा कृत्रिम रूप दिखाते हुए बोली। कोहबर में झूठी सुपारी खिलाने की रस्म है? चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला। झूठी? किसकी झूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है। किसी और को चराना? सारी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वह रह रह कर झपकी लेने लगा। ओंकार ने उसे दो एक बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उठंग गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खाली। चंदन को देखती हुई बोली, अरे अरे, सो गए? पहुना तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहां सोने आए हो कि बतियाने? मुझे ऊंघाई आ रही है। ऊंघाई आ रही है तो यहां सोने को नहीं मिलेगा। कोहबर में रात भर जागना पड़ता है। अभी से यह हाल है तो अपने विवाह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चू, तो यह लो। और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों पर छप से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई, प्यारी सोधी गंध। चंदन पूरी तरह जाग गया। अरे अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूं, और नहीं तो क्या, बच्चे के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगी। झेपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहां के लोगों को जान लो, ये बदामो है, चाचा की लड़की। ये सूरज कुमारी है, ये परेमा, हमारी सखियां। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहिना की छोटी बहन हूं। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? परेमा बोली। अच्छा तो लो। गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि कै अजूरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताती हूं। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अजूरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजाकर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भैया के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसलिए लाज को थोपने के लिए चट से बोला, 30 अजूरी। तो अब नापो। गुंजा बोली। चंदन अजूरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30, चावल 35 अजूरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा? दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या? गुंजा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर जो कहूंगी करना होगा। अच्छा, कभी कहूंगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की मां दो थालियों में खाना लेकर आ पहुंची, और एक थाली ओंकार और दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यहीं होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी? मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर से उधर न हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखें नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई। ओंकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की मां बोली, देख, बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूं, भंडार घर सुना पड़ा है, सभी चीजें जहां की तहां पड़ी हैं। ओंकार ने 2 पूरियां रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थी। ओंकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पूरी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पूरियां तक नहीं खा सकते? अब यह प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा।
पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह ताकने लगी, जो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 5 का वाचन। उपन्यास कोहबर की शर्त के आगे के भागों का वाचन आप यूट्यूब चैनल के सुनांजलि कार्नर के आगे के वाचन के क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।